सेट्स हमारे पास क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड इसमें है। सेट है क्या मेरे पास? बेसिकली सेट मेरे पास एक कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन का मतलब क्या होता है? चीजों को इकट्ठा कर लेना। तो चीजों को इकट्ठा करके जब मैं एक जगह पे रख लूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? सेट बोल दूंगा। और सेट है क्या? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास? देखो, वेल डिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है या नहीं, इसको पता लगाने का आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मैंने कोई चीज बोली और वो सबके दिमाग में एक जैसी बने तो वो वेल डिफाइंड है। अगर मैंने कोई चीज बोली और वो सबके दिमाग में अलग अलग बने तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने कोई चीज बोली, मैंने बोला ऑरेंज, तो सबके दिमाग में एक ही चीज बनी। मैंने बोला पेन, सबके दिमाग में एक ही जैसा पेन बना, मतलब अलग अलग तरह के बने लेकिन पेन ऑब्जेक्ट एक जैसा ही बने। मैंने बोला मोबाइल, सबके मोबाइल में एक ही चीज बनी। तो ये सब क्या है? वेल डिफाइंड। मैंने एक एग्जांपल लास्ट टाइम भी दिया था, मैंने बोला बेस्ट फ्रेंड। तो अगर मैंने बेस्ट फ्रेंड बोला तो सबके दिमाग में अलग अलग फोटो बनेगी। बनेगी या नहीं? कैसे बनेगी? क्योंकि किसी का बेस्ट फ्रेंड कोई है, किसी का बेस्ट फ्रेंड कोई है। तो ये बेस्ट फ्रेंड हमारे पास ये नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड चीज नहीं है। ऐसे ही मैंने बोला बेस्टमैन, बैट्समैन, तो किसी के लिए सहवाग होगा, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर होगा, किसी के लिए ब्रेन लारा होगा एंड सो ऑन। तो सबके लिए अलग अलग होगा, तो इसलिए ये भी क्या वेल डिफाइंड नहीं है। मैंने बोला वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश, तो सबके दिमाग में A E I O U ये बनेंगे, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। मैंने बोला सर्कल, सबके दिमाग में यही बनेगा, तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड है। मैंने बोला 1, सबके दिमाग में यही बना। मैंने बोला 2, सबके दिमाग में यही बना। 3, सबके दिमाग में यही बना। तो ये सब चीजें क्या है? वेल डिफाइंड है। अब इनको अगर मैं कलेक्ट कर लिया, हमने कलेक्ट कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा? मेरे पास एक सेट बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? सेट है क्या हमारे पास? तो चीज वेल डिफाइंड है या नहीं, उसको पता लगाने का क्या तरीका है कि सबके दिमाग में एक ही फोटो बन रही है या फिर अलग अलग बन रही है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से। अगर हमें कहना होगा लेट इट इज अ सेट ए, इट इज अ सेट बी, इट इज अ सेट सी, तो हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी यूज करेंगे। सेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे रिप्रेजेंट होगा कैपिटल अल्फाबेट से। अगर हमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, एलिमेंट्स क्या होते हैं मेरे पास? सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वॉवल्स कौन से हो? A E I O U, ये 5 वॉवल्स हुए। तो ये एलिमेंट्स है, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, जिनके कलेक्शन से हमारे पास सेट बना है। तो एलिमेंट्स को हमेशा हमें किससे रिप्रेजेंट करना होगा? स्मॉल अल्फाबेट से। तो मुझे अगर कोई एलिमेंट लेट करना है तो मैं उसे कैसे लेट करूंगा? लेट एलिमेंट बी स्मॉल एक्स, लेट एलिमेंट बी स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, इन तरह से। और अगर मुझे एक सेट को लेट करना है तो मैं क्या करूंगा? कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स एंड सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस दी थी। ये एक्चुअल में आप जब अपने नोट्स बनाते हो, नोट्स में आप पहला पेज खाली छोड़ते हो, है ना, जहाँ पे एक पेज छोड़ के फिर अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करते हो। उस पेज पे कुछ जय माता दी लिखते हो, ओम का वो बनाते हो, गणेश का साइन बनाते हो, ऐसे वाला जो अपना नाम लिखते हो। तो उस पेज पे आपको क्या करना है? अब से सारे नोटेशंस लिखने हैं। मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि ये जय माता दी वाले पेज पे लिख लो, तो इसका मतलब क्या होगा? उस फर्स्ट वाले पेज पे जाके आपको वो नोटेशंस लिखनी है, ठीक है। बीच बीच में हम नए सिंबल्स आएंगे, जो सिंबल आप पहली बार देखोगे। कुछ सिंबल्स हैं जो अभी तक आपने देखे हुए हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे हुए। तो जो सिंबल आपने नहीं देखे हुए उनको वहां पे लिस्ट करते रहोगे, ताकि सारे सिंबल्स आपके पास एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। किसका क्या मतलब था? हालांकि विद टाइम जब उनको यूज करोगे तो सारे मतलब क्लियर ही हो जाएंगे, लेकिन अभी नए नए सिंबल है, इस वजह से मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा कि आपको इसको वहां पे लिखना है, ठीक है, फर्स्ट वाले पेज पे। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स जो कि हमारे पास फिक्स है, कि कैपिटल एन का मतलब, अगर मैंने लिखा है अ सेट कैपिटल एन, तो इस कैपिटल एन को जनरली हम कैसे डिनोट करते हैं? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आपको पता है,
कैपिटल जेड, इस सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल क्यू, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। कैपिटल आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैपिटल जेड, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो ये z के ऊपर, z क्या था, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स था। अब z के ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो z प्लस लिखने का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ऊपर प्लस लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ही अगर ऊपर माइनस लगा दिया, मान लो z माइनस लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर z के ऊपर माइनस लगा दिया तो मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। ऐसे ही ऊपर प्लस लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही q का मतलब क्या था, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, तो q के ऊपर प्लस लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। r का मतलब था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो r के ऊपर प्लस लगा दिया, उसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये r के ऊपर माइनस लगा देंगे अगर, तो उसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ये सब हम टाइम टू टाइम यूज करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किस अल्फाबेट का क्या मीनिंग था हमारे पास। फिर भी आप जब वीडियो देखेंगे तो प्रॉपर नोट्स अपने तरीके से बनाएंगे। इसमें तो अभी ये है कि कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ। जब इसकी वीडियो आपको मिलेगी, वीडियो को देख के साथ साथ आप अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाएंगे। जो चीज मैंने बोली मान लो आपको लग रही है आपके काम की है, तो आप उसको लिख लेंगे। आपके नोट्स में आप इंग्लिश में बनाए, हिंदी में बनाए, अपनी एसएमएस लैंग्वेज में बनाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नोट्स आपने पढ़ने हैं और जितने अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं उतने अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। इसके बाद अब हमें पता चल गया कि सेट क्या था, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। उसको कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते थे, एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट से। कुछ स्टैंडर्ड सेट जो इंपॉर्टेंट है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सारे हमने देख लिए। अब एक्चुअल में सेट्स को हम दो तरीकों से लिखते हैं। एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म कहो या टेबुलर, लेकिन 99% रोस्टर फॉर्म के नाम से ही कहते हैं, इसलिए मैंने रोस्टर फॉर्म ही लिखा है। अब ये दो अलग अलग तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, और सेट क्या था, कलेक्शन। उस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के ये दो अलग अलग तरीके हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, देखो, एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास एंक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे, कॉमा से सेपरेट कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट से एंक्लोज कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ये उस कलेक्शन को लिखने का एक तरीका है। पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे मैंने कहा आउटकम्स ऑफ अ डाइस, तो आउटकम्स ऑफ अ डाइस का मतलब क्या है, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 डाइस के जो आउटकम आते हैं वो यही आउटकम आते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, करली ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर दिया इसको। तो ये मेरे पास क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, सीधे सीधे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देना है, कॉमा से सेपरेट कर देना है और करली ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर देना है। ये हमारे पास बन जाएगी रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको क्या कर दिया मैंने, करली ब्रैकेट में डाल दिया, लिस्ट करके कॉमा डाल दो बीच में और करली ब्रैकेट्स में डाल दो। इसी को क्या बोलते हैं हम, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म क्लियर हो गई आपको, ये उसको लिखने का ये एक तरीका है। अगली जो फॉर्म है मेरे पास वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। देखो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो, एलिमेंट्स पोजेसेस अ सिंगल प्रॉपर्टी which is not possessed by any other element outside the set। इस सेट के सारे एलिमेंट कोई एक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे जो कि कोई बाहर वाला और एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें हमें एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करना होता है, जैसे रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट करना पड़ रहा था, इसमें लिस्ट नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको एक रूल दे देना है, एक प्रॉपर्टी रूल या एक स्टेटमेंट लिख देनी है जिसको सेटिस्फाई करने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे लिखता हूँ, एक्स सच दैट, अब ये देखो ये डॉट डॉट्स लगाई है, इन दो डॉट्स का मतलब क्या है मेरे पास,
सच दैट, ये आप अपने पहले पेज पे लिखोगे, जय माता दी वाले पेज पे। तो आपसे जो भी सिंबल आएंगे मैं बोलूंगा जय माता दी, उसका मतलब क्या है, आपको ये फर्स्ट वाले पेज पे लिखना है। तो इस डॉट का मतलब क्या है, सच दैट। तो ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज आउटकम ऑफ डाइस। तो मैं ये वाला लिखूं या फिर ये लिखूं, देखो दोनों है एक ही चीज। मैं 1 2 3 4 5 6 बोलूं आपको, या फिर मैं बोलूं एक्स इज आउटकम ऑफ अ डाइस, दोनों है एक ही चीज, लेकिन रिप्रेजेंट करने के दोनों अलग अलग तरीके हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको। ऐसे ही जैसे मैंने इंग्लिश वॉवल्स लिए हुए थे, तो मैंने क्या लिख लिया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश वॉवल। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, ए ई आई ओ यू की बात कर रहे हैं, दोनों चीजें सेम है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करा हमने, एलिमेंट्स को लिस्ट करा, सेपरेट करा कॉमा से, और कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लूड कर दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करा, हमने एक प्रॉपर्टी दे दी जो कि उसको फॉलो कर, हर एलिमेंट उसको फॉलो करेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि बाहर का कोई एलिमेंट उसको फॉलो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मान लो थोड़ी देर में देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है ए 1 2 3 4 5 6 7। मेरे को किसी ने कहा कि इस सेट को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। अभी कौन सी फॉर्म में आई है, रोस्टर फॉर्म में। मेरे को किसी ने कहा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, तो मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज आउटकम ऑफ डाइस। ये लिखा एक्स सच दैट एक्स इज आउटकम ऑफ डाइस। इतना क्लियर हुआ। तो ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों एक ही चीज है। तो ये सही हो गया मेरा, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं। इसी को मैंने एक और तरीके से लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल लेस देन 10, मान लो ऐसे लिखा, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। सही है। तो अब एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10 में ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है लेस देन 10, वेल एंड गुड। लेकिन इसमें 7 8 9 ये एडिशनली और आ गए जो कि मुझे चाहिए नहीं थे। सही बात है। तो ये मेरे पास इसकी गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि मुझे क्या करना था, इन सारे एलिमेंट को वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी थी, पर बाहर वाले किसी एलिमेंट को नहीं करानी थी। तो अगर मैं ये कहता हूँ एक्स एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 9 तक के सारे आ गए। मुझे चाहिए कौन से थे, 1 से लेके 6 तक के। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो मेरा काम बन जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। मतलब पॉइंट क्लियर हुआ। आपको जो प्रॉपर्टी लिखनी है वो ऐसे लिखनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो, इसके अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज एन इंटीजर जो 0 से बड़ा है पर 7 से कम है। एक बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आप जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो वो अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सब उस प्रॉपर्टी को फॉलो करे और कोई बाहर वाला एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें दोनों फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब एक सिंबल अभी हमने पढ़ा था, ये जो कॉलन थी, ये डबल डॉट, इसका मतलब था सच दैट। एक नया सिंबल और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये देखो ऐसे लिखा हुआ ई, थोड़ा स्टाइलिश सा ई लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। इसको भी जय माता दी वाले पेज पे आप वीडियो देखते हुए जब नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लेना, इसका मतलब है बिलोंग्स टू एक्स। अब क्या होता है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं सेट को। जैसे ए सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे, 6 बिलोंग्स टू ए, मतलब 6 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इस बिलोंग्स टू का मतलब है कि एलिमेंट उसमें बिलोंग करता है, मतलब एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है। और डज नॉट बिलोंग्स टू लिख के कांटा मार दिया, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है। इतना क्लियर हुआ, ये सिंबल समझ आ गया। बिलोंग्स टू का मतलब वो उस सेट में प्रेजेंट है, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब वो उस सेट में प्रेजेंट नहीं है। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब ये थर्ड पेज है, इसी पेज तक हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्लास में। मैं एक बार इसको भी रिपीट कर देता हूँ
उसके बाद आपको डाउट्स का मौका दूंगा मैं चैट बॉक्स में लिखने का। पहले एक बार देख लो थोड़ी सी चीजें और। तो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म पता चल गया, रोस्टर फॉर्म भी पता चल गया कि कैसे कैसे कौन सी फॉर्म है कैसे लिखी जाए। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, हमें एक प्रॉपर्टी लिखनी है जो कि मेरे सेट के एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे पर बाहर वाला कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब देखो अगली जो चीज है, अगली जो चीज मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, कौन सा पहले लिखा है कौन सा बाद में लिखा है वो सेट में डिपेंड नहीं करता है, वो हमारे केस में मैटर नहीं करता है। देखो ये सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि सेट हमारे पास था क्या, कलेक्शन थी। अब कलेक्शन ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट्स है तो पहले कोई आया बाद में कोई आया, कलेक्शन में तो सारे ही आए हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा पहले लिखा हुआ है कौन सा। फाइनल जो कलेक्शन है इसमें ये चारों है, इसमें भी फाइनल कलेक्शन जो है ये चारों है, कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट क्लियर हो गया इतना। ये अगली चीज थी जो मैंने बताई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज थी वो थी रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हम सेट में क्या लेके चलते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, सारे एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, इसलिए रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स यूज्ड इन जेनेसिस, इस वर्ड में जितने अल्फाबेट यूज हुए हैं वो लिखो। तो एक्चुअल में जेनेसिस ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखो दो ई रिपीट हो रहे हैं दो एस रिपीट हो रहे हैं, तो एक्चुअल में जो इसकी सेट रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये होगी, क्योंकि एलिमेंट्स को मैं रिपीट करके कभी भी लिखता नहीं हूं, और अगर बाय चांस लिखा भी है तो इसका ऑटोमेटिक सा मतलब क्या है मेरे पास, यही है, इसका ऑटोमेटिक सा मतलब क्या है मेरे पास, यही है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर मैं दो बार लिखूं किसी चीज को या मैं एक बार लिखूं वो मानी एक ही बार जाएगी, तो हम क्या करते हैं जनरली हम लिखते ही उसको एक बार है, क्योंकि सेट में हम ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट लेके चलते हैं, सारे एलिमेंट अलग अलग दिखाई देने चाहिए। तो इसमें जो दो एक जैसे दिख रहे हैं उसको मैं क्या करूंगा, एक ही बार लिखूंगा। तो सेट्स में हम क्या कहते हैं, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड नहीं होती है, और अगर बाय चांस आपने ऐसे लिख भी दिया तो उसका भी ऑटोमेटिक सा मतलब यही माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको, इसमें कोई डाउट। अब पिछली क्लास में एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर अगर हम एलिमेंट्स को स्मॉल अल्फाबेट लेते थे तो इसमें हमने कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल से और उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से सेट को। बेटा जब हम लोग लेट करेंगे एलिमेंट तो हम स्मॉल लेंगे, लेकिन इस बार उसने देखो कलेक्शन ही किसकी बोली है, कलेक्शन बोली है अल्फाबेट जो कि इसमें यूज हुए हैं, तो इसमें ब्लॉक लेटर्स यूज हुए हैं तो मेरे एलिमेंट्स ब्लॉक लेटर ही बनेंगे। अगर मुझे लेना होगा लेट अ सेट ए तो मैं कैपिटल लूंगा, लेट एन एलिमेंट तो मैं बी स्मॉल बी लूंगा। तो मुझे अगर एलिमेंट लेना है या सेट लेना है, मतलब मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं सेट को कैपिटल से और एलिमेंट को स्मॉल से करूंगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ही दे दिया कि भाई इसी की कलेक्शन चाहिए, मान लो वो कहता है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन कैपिटल लेटर्स, तो मुझे मजबूरी है कि कैपिटल ए ई यू आई ये सब लिखने पड़ेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। तो अगर उसने खुद ही फोर्स करा हमें कैपिटल लेने के लिए तो हम कैपिटल ले लेंगे, लेकिन हमें जब खुद से लेट करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि सेट लेना है तो कैपिटल और एलिमेंट लेना है तो स्मॉल। इतना पॉइंट क्लियर होगा। ये हमारे पास लास्ट क्लास तक की थ्योरी है जो लास्ट क्लास में हमने कवर करी थी, लेकिन ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू आप सब लोग इसको ढंग से देख नहीं पाए थे। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखो, फिर मैं इसको करता हूँ। एक ने पूछा है कि ब्रैकेट्स कंपलसरी है कि यही लेनी है। हाँ बेटा ब्रैकेट बिल्कुल कंपलसरी है कि हमें यही लेनी है, कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को। हर ब्रैकेट का अपना मतलब होता है, थोड़ी देर में हम इन ब्रैकेट्स का भी मतलब पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे आगे कि इनका क्या मतलब होता है। इसका मतलब सेट्स में रिलेटेड है तो यही लेनी है। ठीक है, ये हो गया अपने पास लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूं जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में और रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में और रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो स्टार्ट करते हैं।
एक बच्चे ने लिखा है कि जो बिलोंग टू का सिंबल है उसकी जगह हम पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। बेटा वो अपनी मर्जी है, सिंबल इसलिए बनाई जाते हैं कि हमें पूरा सेंटेंस ना लिखनी पड़े ऑब्वियसली। तो अगर पूरा सेंटेंस ही लिखना है तो फिर सिंबल की क्या जरूरत हो। अब मान लो वो क्वेश्चन भी थोड़ी देर में आप एक्सरसाइज देखोगे, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड ही क्वेश्चन है, वो सिंबल यूज करने को कहेगा, तब आप सेंटेंस थोड़ी ना लिखोगे, तब तो आपको सिंबल ही यूज करना पड़ेगा। तो जो सिंबल हम सीख रहे हैं कोशिश करो कि सारे सिंबल आप याद रखो, ठीक है। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं कहानी कि एक फॉर्म से दूसरी कैसे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जाना है हमें। अब हमें ये पता चल गया कि सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, हमें ये भी पता चल गया कि रोस्टर फॉर्म है क्या, ठीक है। अब क्या बात हुई है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल, मान लो उसने कहा कि 1 2 3 4 5 ये है, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मैं एक एक करके क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन ये है कि इसको मुझे, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये है। तो आप अपनी अपनी कॉपी पे, चैट बॉक्स में मत लिखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपनी अपनी कॉपी पे लिख लो। 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं मैं, 10 सेकंड में अपनी कॉपी में इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो। चैट बॉक्स में मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी में लिखो, उसके बाद चेक करना। चलो देखो मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख दूंगा, x such that x is natural number less than 6, x such that x is natural number less than 6। तो कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। और भी तरीके, ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे ही, और भी तरीकों से लिख सकता हूँ, x such that x is outcome of dice except 6, आउटकम ऑफ डाइस एक्सेप्ट 6, ये भी लिख सकता हूँ। क्या कहते हो, ऐसे, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखना है। आप इसको लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे चेक करोगे कि आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। अगर आपके सारे एलिमेंट गिवन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं और कोई बाहर का एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर सही है। सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता है हमारा, लेकिन अब देखो कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं इसको, x सच दैट 1 से लेके 5। एक दो बच्चों ने चैट बॉक्स में इसको ऐसे लिखा है, x सच दैट 1 से लेके 5, ऐसे मान लो। या फिर किसी ने ऐसे लिखा है कि 0 से लेके 6। तो ये आंसर गलत है, क्योंकि देखो 0 से लेके 6 में तो 0.5 भी आता है या नहीं आता है। 0 से लेके 6 में 0.5 भी आता है, 1.5 भी आता है, 2.5 भी आते हैं। ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स आते हैं जो कि मेरे सेट में तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे ही नहीं। सही कह रहा हूं, तो ये गलत है, इसको हम इंटरवल बोलते हैं, ये थोड़े टाइम में पढ़ेंगे। अभी आपको कोशिश करो कि जो भी प्रॉपर्टी या रूल स्पेसिफाई करोगे, हाँ, आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख दो, x सच दैट x 1 से लेके 5 तक एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल। अब देखो आपका काम बन गया, x बिलोंग्स टू नेचुरल लिख दिया, तो 1 से लेके 5 तक जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे आ जाएंगे, काम बन गया अपना। पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक। अब मान लो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में x अपॉन x प्लस 1 कॉमा x इज आउटकम ऑफ डाइस, ये दे दिया। ये मेरे पास क्या आया, एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपनी कॉपी में लिख लो, चैट बॉक्स में मत लिखना, अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से। इसके अलावा भी आपको जो डाउट्स हो वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, ब्रैकेट सभी फॉर्म में लगाने हैं, सेट में जब भी यूज करोगे ये करली ब्रैकेट्स यूज करनी है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी दूसरे में भी। बेटा मैंने कहा था आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, फिर आप लोग चैट बॉक्स में लिख के जा रहे हैं, सिर्फ अपने उस पर लिख के रखो। अब देखो दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स इज द आउटकम ऑफ डाइस, इसका मतलब एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 से लेके 6 तक। तो जब x 1 वैल्यू लेगा तो बनेगा 1/2, जब x 2 वैल्यू लेगा तो बनेगा 2/3, जब x 3 वैल्यू लेगा तो बनेगा 3/4,
5, 5/6, ऐसे 6/7, बस यहीं तक, क्योंकि x 6 तक की वैल्यू ले सकता है। तो ये मेरे पास आया रोस्टर फॉर्म, और ये सबका सेम आएगा, ये सबका सेम आएगा। अब देखो दो चीजें, जब मुझे ये रोस्टर फॉर्म गिवन था और जब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना था उससे, तो सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता था, सब अपने अपने तरीके से प्रॉपर्टी लिख दे। लेकिन जब मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो सबका आंसर सेम आएगा, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट दिखाई देते हैं, वो हमेशा सबका आंसर आपस में मैच करेगा। सेट बिल्डर फॉर्म अगर लिख रहे हो तो वो आप अपने अपने तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ अपने जो सेट के एलिमेंट हैं वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अगर कोई और बाहर का एलिमेंट उसको सेटिस्फाई कर गया, जो कि मेरे सेट में नहीं था रोस्टर फॉर्म में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बड़ी सावधानी से हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। इसके आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे एनसीईआरटी में, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने, ठीक है। तो अभी आज आपको जो करना है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 आपको आज कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको फिर से कुछ एग्जांपल कराता हूँ। मुझे क्या देता हूँ मैं आपको, कि एक दे दिया मैंने, मान लो ये 1 4 9 डॉट 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 100, ये मेरे पास एक सेट है। थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, ये मेरे पास एक सेट दिया हुआ है, कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। फटाफट से लिखो, 10 सेकंड का टाइम है। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो दिए हुए नंबर्स हैं उनमें पैटर्न देखो। ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, ऐसे ये लिखा हुआ है 10 का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा दूसरी फॉर्म में, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इक्वल्स टू n का स्क्वायर where n is less than 11 and n belongs to natural। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? देखो क्या लिखा है मैंने, देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है हमने कि x n स्क्वायर के बराबर है, n 11 से छोटा है और n नेचुरल को बिलोंग करता है। नेचुरल को बिलोंग करता है इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगा, जाता रहेगा। लेकिन मैंने कह दिया 11 से छोटा है, इसका मतलब वो कहां तक जा सकता है, 10 तक ही जा सकता है। तो यहाँ पे आप लेस देन इक्वल्स टू 10 भी लिख सकते हो। मान लो आप ऐसा लिखना चाहो इसको कि n लेस देन इक्वल्स टू 10 है, वो भी ठीक है, वो भी एक ही बात है। हमें मेन पर्पस क्या है हमारा, कि इसको 10 पे लाके स्टॉप करना। पॉइंट क्लियर हुआ? बाकी ये तरीका है, इसको लिखने के और भी हो सकते हैं, आपका अपना तरीका भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में लिख दिया है, बेटा मैं कह रहा था अपनी कॉपी में लिखना, फिर चैट बॉक्स में। बेटा यही तो लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर सच दैट, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन 10 या लेस देन इक्वल्स टू 10, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, वो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? एक बच्चा ने लिखा है -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, तो वो बेटा हमने नेचुरल मेंशन करा है ना हर जगह पे, नेचुरल का मतलब नेगेटिव तो आने ही नहीं देगा ना ये कभी भी, तो -2 -4 तो कभी आएंगे ही नहीं रोल में। हमने क्योंकि लिखा है यहाँ भी नेचुरल है, और नेचुरल कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर में, रोस्टर से नेचुरल में। इसमें देखो एक बच्चे ने लिखा है 2 4 8 16 32, इसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो बहुत ही आसान है। ये क्या चल रहा है, 2 1 जा, ये 2 की पावर चल रही है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, तो 2 की पावर k लिख दो, जिसमें k को क्या बता दोगे, नेचुरल है, लेस देन इक्वल्स टू 6 है। बहुत आसानी से लिखा जाएगा, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर k, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, k हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 5 है और k हमारे पास नेचुरल को बिलोंग कर रहा है। खत्म होगी बात। तो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिखना। आज आप एक्सरसाइज
1.1 अटेम्प्ट करोगे, पूरी की पूरी अटेम्प्ट हो जाएगी बहुत आसानी से। जिन लोगों को जो भी डाउट आएंगे वो मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। इतना हमारे पास था यहां तक। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 से आगे मूव कर रहा हूं। आगे अब मेरे पास क्या है, कुछ कुछ चीजें। अब देखो, सबसे पहली चीज जो मेरे पास आती है वो आती है एम्प्टी सेट। कुछ टाइप्स ऑफ सेट है, अभी मत लिखो चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखो और सुनो ध्यान से। अगला जो टाइप ऑफ सेट है वो है एम्प्टी सेट। अभी तक हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन, फॉर्म्स ऑफ सेट, कितने फॉर्म, कितने तरीकों से मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक था सेट बिल्डर फॉर्म, एक था रोस्टर फॉर्म। अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ सेट। तो पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट देखो नाम से ही क्लियर है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा बताओ, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। एम्प्टी सेट क्या है मेरे पास, जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसको हम प्यार से नल सेट भी बोलते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। ये इसके घर के नाम है, जैसे आपका घर का नाम होता है ना चुन्नू मुन्नू टुन्नू, वैसे ये इसके घर के नाम है। एम्प्टी सेट को प्यार से नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब एम्प्टी सेट का कोई एग्जांपल अपने मन में सोच सकते हो? देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैंने कहा x such that x is outcome of dice greater than 7। मान लो ये कह दिया मैंने, x such that x is outcome of dice greater than 7। डाइस का वो आउटकम जो कि 7 से बड़ा हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डाइस का कोई भी आउटकम 7 से बड़ा नहीं होता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एम्प्टी सेट का, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। एम्प्टी सेट का सिंबल होता है 5। देखो ये, इसको क्या बोलते हैं हम, 5। फिर से जय माता दी। आपको कहाँ पे लिखना है, ये अपने फर्स्ट वाले पेज पे सारे सिंबल्स एक जगह पे इकट्ठे करते रहना है आपको। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हम एक्स। एक और एग्जांपल, अपने मन में कोई एग्जांपल सोचो, चैट बॉक्स में मत लिखना, सिर्फ अपने मन में सोच लो क्या एग्जांपल हो सकता है इसका। मान लो हमने कह दिया x such that x is even prime greater than 2। x एक इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2। कोई भी इवन प्राइम ग्रेटर देन 2 होता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 से, ऐसे सर्कल के ऊपर डंडी मार देंगे, इसको हम बोलते हैं 5। ऐसे लिख लो 5, ऐसे लिख लो 5, सिर्फ याद रखना है बोलते क्या इसको, 5। ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। अगला हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब आपको पता है काउंटेबल, और इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब इतने सारे हैं कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, वो क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट। और जिनको हम काउंट कर पा रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट, यही बोलते हैं हम। तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, फाइनाइट और इनफाइनाइट की। तो हम क्या कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। द सेट इन, चलो आप लिख लेना, मैं वर्डिंग्स बता रहा हूं, जब नोट्स बनाओगे तो लिख लेना। अ सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, उसे क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट सेट, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ वो होते हैं। और इनफाइनाइट मतलब जिसमें इतने नंबर होते हैं जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में मेरे पास कितने एलिमेंट है कोई पता ही नहीं लगा सकता। क्या होता है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट सेट। आउटकम्स ऑफ डाइस, आउटकम ऑफ डाइस, ये जो सेट है मेरे पास मान लो, तो ये क्या है मेरे पास, ये आउटकम्स ऑफ डाइस है। जो जैसे हम लिख रहे थे ना, x सच दैट x इज आउटकम ऑफ डाइस, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, काउंट कर सकता हूं मैं, वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा।
सही है। तो जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, इतने ज्यादा है कि काउंट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसको हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट। तो एक छोटा सा डाउट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ ये क्या था फाई, ये मेरे पास फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा, कौन सा होगा? चैट बॉक्स में लिखो अब आंसर फटाफट, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, कौन सा होगा? मिक्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे बच्चों ने फाइनाइट लिखा है, कुछ बच्चों ने इनफाइनाइट भी लिखा है, कुछ ने नन ऑफ देम लिख दिया है। बेटा ऐसे नन ऑफ देम नहीं हो सकता। देखो कुछ बच्चों ने बोला फाइनाइट, उसने बोला इनफाइनाइट, उसने बोला नन, ये ठीक है। तो आंसर इज फाइनाइट। इनफाइनाइट क्या थे? जो इतने ज्यादा हो जाए कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फाइनाइट है। काउंटेबल, जीरो काउंटिंग में लिखते हो ना, 0 1 2 3 4 काउंटेबल होता है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा हो, जो ज्यादा बहुत इतने ज्यादा कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। तो अगर एम्प्टी, इसको वैसे तो हम क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट बोलते थे, नल सेट बोलते थे, वॉइड सेट बोलते थे, वो तो इसके नाम है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था फाइनाइट या इनफाइनाइट में से इसे किस कैटेगरी में डालोगे, इसे आप किस कैटेगरी में डालोगे? फाइनाइट वाले में। पॉइंट क्लियर हुआ? इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? फाइनाइट वाले। हाँ, इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, ये सब इसके नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनाइट और इनफाइनाइट जैसे हम पढ़ रहे थे, इसको इन दोनों में से किस कैटेगरी में डालोगे? फाइनाइट वाली में। क्योंकि फाइनाइट का मतलब होता है जो लिमिटेड हो, लिमिटेड हो। और लिमिटेड क्या होता है हमारे पास? लिमिटेड क्या होता है हमारे पास? जिसको हम काउंट कर सके। और इनफाइनाइट का मतलब कि इतने ज्यादा हो गए हैं जो कि हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे क्या है? इनफाइनाइट। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है? इसमें कोई डाउट नहीं? चलो हम इससे आगे चलते हैं। चलो अब हमें पता चल गया फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सेट, ये मेरे पास क्या है? रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है इनफाइनाइट सेट। और अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल, नेचुरल, ये मेरे पास, ये ऊपर वाला जो लिखा है वो क्या लिखा है मैंने? रोस्टर फॉर्म में दोनों सेट सेम ही है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। वो भी मेरे पास क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी मेरे पास क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों चीजें हैं क्या मेरे पास? बिल्कुल सेम है। लेकिन एक रोस्टर फॉर्म में लिखा है और दूसरा, एक रोस्टर फॉर्म में है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो दोनों के दोनों क्या है मेरे पास? इनफाइनाइट सेट। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इनफाइनाइट सेट की अगर मैं बात करूं, तो आपको जब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ये डॉट 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 लगा देते हो। इस डॉट 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 कब लगा सकते हो? जब आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे उसके बाद। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे लिख दूं 2 3 10 28 डॉट डॉट डॉट, मान लो ये लिख दिया, तो इस सेट का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि डॉट 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 का मतलब होता है कि जो पैटर्न पहले फॉलो हो रहा है उसी को कंटिन्यू कर लो। इस डॉट 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 का मतलब क्या होता है? टू बी कंटिन्यूड, यही मतलब होता है ना, ये तो आपको पता ही है। डॉट 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 का मतलब होता है टू बी कंटिन्यूड, चाहो तो जय माता दी में लिख लेना। तो अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है और तब टू बी कंटिन्यूड लगा है, तो उसका मतलब है, जैसे ये लिखा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब है क्योंकि ये 2 का टेबल चल रहा है, तो पैटर्न फॉलो होने के बाद डॉट 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 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना कोई पैटर्न फॉलो हुए अगर मैंने डॉट 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 लगा दी तो कोई उसका फायदा नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये हम बात कर रहे थे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की। अब फाइनाइट सेट में कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट सेट में कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे क्योंकि काउंटेबल है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। एन ऑफ एस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। अगर पाई है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 0। अगर मान लो ये सेट लिखा हुआ है,
1 2 3 4 ये ए सेट है मान लो, तो n ऑफ ए कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है 4। तो n ऑफ ए का मतलब क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा पूछ रहा था कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो उसमें। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 4। कैसे लिखेंगे n ऑफ ए इक्वल्स टू 4। अगर कोई हमारे पास बी सेट है मान लो ऐसा 2 4 6 8 10, तो n ऑफ बी कितना होगा हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 5। तो इसको क्या बोलेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन ये किसके लिए होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हो गए तो कार्डिनल नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, और काउंट नहीं कर पा रहे तो हम कैसे लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। एक बच्चा पूछ रहा है सर कैन सेट कंटेन वन एलिमेंट ओनली। बिल्कुल, मैंने अगर ऐसे लिखा x सच दैट x इज इवन प्राइम, तो बताओ इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, फटाफट से अपनी कॉपी में सोचो। चलो चले आगे। चलो अब ये आ गया, इसमें क्या था ये देखो, ये क्या था 2, क्योंकि x इज अ प्राइम इवन प्राइम। इवन प्राइम मतलब एक ही होता है 2। इसको हम सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। अगर किसी सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसे क्या बोलते हैं हम सिंगलटन सेट। और इसका कार्डिनल नंबर अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा 1 होगा। तो कार्डिनल नंबर क्या आएगा 1 आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए इसमें, तो नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स क्या है हमारे पास। इक्वल सेट बेसिकली हमारे पास क्या है एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेट्स। एग्जैक्टली सेम। अगर कोई सेट हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, कोई दो सेट है जो कि हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, तो उसे क्या बोलेंगे हम इक्वल सेट बोलेंगे। अगर कोई दो सेट है जो कि एग्जैक्टली सेम है तभी उसको हम इक्वल सेट बोलेंगे, वरना हम इक्वल सेट नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने सेट ए लिखा मेरे पास 1 2 3 4, और सेट बी लिखा मैंने 4 3 2 1, तो ये मेरे पास ए और बी बराबर है क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम है। अगर मैंने सेट ए लिखा मान लो 1 2 3, और सेट बी लिखा मैंने 1 2 2 3 3, ये अब जरा अपने दिमाग में सोचो सेट ए और सेट बी दोनों सेम होंगे या अलग होंगे। अभी भी सेट ए और सेट बी दोनों सेम है, क्योंकि एक्चुअल में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह रहे थे यही है। अगर ये लिखेंगे तो ये माना ही नहीं जाएगा, ये क्या माना जाएगा यही माना जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो थोड़ी देर पहले एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था जेनेसिस को पूरा लिखें या फिर वो उस तरीके से लिखे तो उसका कार्डिनल नंबर सेम होगा या नहीं। अब मैं अगर इसमें आपसे पूछूं इस सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, तो आप 5 नहीं बोलोगे इसका कार्डिनल नंबर। इसका कार्डिनल नंबर कितना बोलोगे 3 बोलोगे। क्यों? क्योंकि इस सेट का ये मतलब है ही नहीं, इस सेट का ये मतलब है, और इसका कार्डिनल नंबर कितना है 3। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही एलिमेंट को 4 बार लिख दिया तो वो 4 बार काउंट होगा। वो कितनी बार काउंट होगा एक ही बारी। तो अगर सेट बी का कार्डिनल नंबर कोई मेरे से पूछे तो मैं क्या कहूंगा 3, 5 नहीं कहूंगा, क्योंकि एलिमेंट्स को रिपीट करना अलाउड नहीं होता है। याद आया आपको, ये चीज बताई थी मैंने। कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन बता दो बेटा। कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट में प्रेजेंट है, बस इतना ही। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, एक बार वीडियो देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। आप इससे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 दोनों कर पाएंगे।